कक्षा 8 में हमने 2 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी और कक्षा 8 में हमने 2 प्रश्नावली कंप्लीट की थी। वो थी परिमेय संख्याएं और दूसरी प्रश्नावली जो रिसेंट की वो थी एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये 2 प्रश्नावली हमने खत्म की थी। अब कक्षा 8 में जो अपनी अगली प्रश्नावली है तीसरी, वो है चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। चतुर्भुजों को समझने से पहले आप पेन को किसी समतल पर टिकाइए, यहां टिका देना। अब आप कोई भी आकृति बनाओ, पेन की नींव नहीं उठाना। आपने ऐसे लाइन खींच दी, ऐसे खींच दी, ऐसे खींच दी। ये क्या बना? ये कुछ भी नहीं है, ये एक खुला वक्र है। आपने यहां से किया, ये कर दिया, फिर ये कर दिया, ये वक्र है। अगर आपने इसको ऐसे मिला दिया तो ये अब बंद वक्र हो गया। खुला वक्र, बंद वक्र, खुला बहुभुज, बंद बहुभुज। पेन की निब को एक जगह से उठाए बगैर दूसरी जगह पर ले जाए तो ये खुला वक्र बनता है। लेकिन यदि पूर्व बिंदु को मिला दिया जाए, पूर्व बिंदु से मिला दिया जाए तो ये बंद वक्र बन जाता है। आगे समझ में? खुला वक्र, बंद वक्र। इसके बाद है बहुभुज। वक्र में वक्राकार रेखाएं भी हो सकती हैं और बहुभुज में रेखाखंड होंगे केवल। लेकिन बंद वक्र, खुला वक्र, इसमें वक्राकार रेखाएं भी हो सकती हैं और रेखाखंड भी हो सकते हैं। बात यह है कि खुला है या बंद है। ये कैसा है? खुला। और ये कैसा है? बंद। ये कैसा है? खुला। ये कैसा है? खुला। ये कैसा है? बंद। तो आपको खुला और बंद वक्र समझ में आ गया होगा। और बहुभुज, यहां से आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस चालू हो जाती है। बहुभुज बहुत से, दो से अधिक रेखाखंडों से बनी, रेखाखंडों द्वारा निर्मित बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। 2 से अधिक होने चाहिए, 3, 4, 5, 6। और जो बहुभुज, ये और ध्यान रखना, 2 से अधिक हो, बंद होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इसको मिला दिया जाए, बंद कर दिया जाए तो ये बहुभुज कहलाता है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा घिरी गई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों द्वारा घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। यह बहुभुज की दूसरी डेफिनेशन है। अब है बहुभुज के प्रकार और बहुभुज का वर्गीकरण। बहुभुजों का वर्गीकरण। भुजाओं की संख्या 3 क्या कहलाएगा? त्रिभुज। अब इसके प्रकार होंगे, वो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। 4 चतुर्भुज, 5 पंचभुज, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, 6 षटभुज, 7 जिसमें भुजाओं की संख्या है सप्तभुज, 8
अष्टभुज, 9 9 भुज, 10 10 भुज और n n भुज। भुजाओं की संख्या n होने पर n भुज। तो आपको समझ में आ गया ये बताइए क्या है त्रिभुज, ये क्या है चतुर्भुज, ये क्या है पंचभुज। किसी बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही शीर्ष होंगे और इन शीर्षों को कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ए बी सी डी, ऐसे ये ए बी सी डी ई। आगे चल के आप पढ़ेंगे इतने ही अंतःकोण होते हैं 2 3 4 5, इतने ही बहिष्कोण होते हैं। बहिष्कोण जब बनता है जब भुजाओं को एक ही क्रम में आगे बढ़ाया जाए, ये बहिष्कोण बन गए। किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही शीर्ष होंगे, उतने ही अंतःकोण होंगे, उतने ही बहिष्कोण होंगे। अब है विकर्ण डायगोनल्स। किसी बहुभुज के क्रमागत 2 शीर्षों को छोड़कर, क्रमागत शीर्षों को छोड़कर यदि अन्य शीर्षों को मिला दिया जाए मिलाने पर बनने वाला रेखाखंड, बनने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। जैसे ये चतुर्भुज है, ए के पास वाला शीर्ष कौन सा है बी और दूसरा कौन सा है डी। बी और डी से मत मिलाओ, बी डी से मिलाओगे तो भुजा हो जाएगी। एसी हो गया विकर्ण, क्या हो गया विकर्ण। ऐसे ही बीडी, बीडी भी हो गया विकर्ण। और भुजाएं क्या हुई ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये हो गई भुजाएं। और ए बी सी डी ये हो गए शीर्ष। ठीक है। अब है ऐसे ही आप पंचभुज के निकाल सकते हैं। ये तो बहिष्कोण हो गए, अंदर अंतःकोण हो गए 1 2 3 4 5 अंतःकोण 6 7 8 9 10 बहिष्कोण। ठीक है। अब यदि किसी पंचभुज के विकर्ण बनाने हो तो आप क्या करेंगे, ए को बी से नहीं मिला सकते और ई से नहीं, ये तो हो गया भुजा ए सी और ए डी, ये हो गया विकर्ण ए सी और ए डी विकर्ण। बी से देखिए बी डी और बीई, बी डी और बीई ये भी विकर्ण। सी से देखिए सीई, सीई और सीए, सीए मतलब एसी, ये भी विकर्ण। एक ही विकर्ण को 2 बार नहीं लिखेंगे, एसी या सीए एक ही बात है, ये विकर्ण। अब है बहुभुज के भाग। मान लीजिए ये आपका कोई बहुभुज है, ये भाग कहलाता है अभ्यंतर, अंदर, और ये कहलाता है बहिर्भाग, और ये कहलाता है बहुभुज पर भाग।
3 भाग होते हैं। जैसे ये व्रत है, ये व्रत बोर्ड को कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में। पहला व्रत के अंदर का भाग जो कि बिंदु ए है, दूसरा व्रत की परिधि का भाग जो कि बी है, और तीसरा व्रत का बहिर्भाग जो कि सी है। तो अभ्यंतर और बहिर्भाग इन दो की व्याख्या बुक में दी हुई है, लेकिन परिधि का भी एक बिंदु होता है जो ना अंदर होता है ना बाहर होता है। अब है आपके ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुभुज की परिभाषा, बहुभुजों के प्रकार, बहुभुजों के वर्गीकरण, विकर्ण की परिभाषा और बहुभुज के भाग। बहुभुज के भाग में क्या क्या आएगा? शीर्ष, क्या क्या आएंगे बोलो? शीर्ष, भुजाएं, विकर्ण, अंतःकोण, बहिष्कोण, ये। और बहुभुज की द्वारा किसी तल को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। किताब में आपके भी 2 भाग दिए हुए हैं, तो आप 2 भाग लिख ले, अभ्यंतर एवं बहिर्भाग। तीसरा होता है परिमिति पर। अगर परिमिति पर कोई बिंदु है तो वो परिमिति का कहलाएगा, अभ्यंतर या बहिर्भाग में नहीं होगा। चतुर्भुजों के 2 प्रकार होते हैं बहुभुजों के। पहला उत्तल बहुभुज और दूसरा अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए, उत्तल बहुभुज को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स और अवतल बहुभुज को कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन अवतल बहुभुज और कॉन्वेक्स पॉलीगन उत्तल बहुभुज। यदि किसी बहुभुज के विकर्ण का संपूर्ण भाग बहुभुज के अभ्यंतर में है, अंदर है, तो यह कहलाएगा उत्तल बहुभुज। और यदि किसी बहुभुज के किसी भी एक विकर्ण का कोई भी भाग बहुभुज के बहिर्भाग में भी है, जैसे बीडी विकर्ण बहुभुज के बाहर है, तो यह कहलाएगा अवतल बहुभुज। दूसरी तरह से डिफाइन करेंगे, उत्तल बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम होता है। 180 डिग्री से कम प्रत्येक अंतःकोण। जबकि अवतल का कोई एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। तो विकर्ण के आधार पर क्या है? अगर विकर्ण बहुभुज के अंतःभाग में है, सारे विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर में है, तो यह हुआ उत्तल बहुभुज। और विकर्ण किसी एक विकर्ण का कोई भी भाग बाहरी भाग में है, बहिर्भाग में है, तो यह हो गया अवतल बहुभुज। कोण के आधार पर उत्तल बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम होता है, जबकि अवतल बहुभुज में कोई एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। आज आप यहां तक करके आएंगे, काफी सारी चीजें बता दी हैं।
यहाँ तक पढ़कर आएंगे तभी आपको आगे प्रश्नावली समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।